Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Gurudwara reform movements, and this topic is important from our syllabus paper 2, important events during Indian national movements point of view. So सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. देखिए, ननकाना साहिब एक इम्पॉर्टेंट श्राइन है सिख लोगों के लिए, एक इम्पॉर्टेंट जगह है, रिलीजियस प्लेस है सिख लोगों के लिए. और यहाँ पे एक मैसेकर हुआ था, कहिए तो एक दंगा हुआ था, वायलेंस हुए थे लगभग 100 साल पहले, एग्जैक्टली 100 years अगो ऑन 21 फरवरी 1921. और इस मैसेकर के 100 साल पूरे हो गए हैं, जिस कारण से ये जगह ननकाना साहिब और इसकी हिस्ट्री इस साल के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. तो समझते हैं कि ये ननकाना साहिब है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस ऑफ ननकाना साहिब. देखिए, ये जो जगह है ननकाना साहिब, इट इज़ इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इन मॉडर्न डे पाकिस्तान. और माना जाता है कि श्री गुरु नानक का जन्म यहीं हुआ था इन 1469. श्री गुरु नानक आपको तो पता ही है, द फाउंडर ऑफ सिखिज़म, और उनका जन्म इसी जगह हुआ था जहाँ पे ये अब श्राइन बना हुआ है. ये श्राइन एक्चुअली महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था इन 1818 इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट गुरु नानक. ये श्राइन महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था जो पंजाब के महाराजा थे, एंड ही बिल्ट दिस श्राइन इन 1818 वाइल रिटर्निंग फ्रॉम बैटल ऑफ मुल्तान. एक इन्फॉर्मेशन इस श्राइन से रिलेटेड इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके 100 साल पूरे हुए हैं और ये न्यूज़ में है. देखिए, अभी ये जो मैसेकर की हम बात कर रहे हैं, एक तो हिस्ट्री देखिए कि यहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 में, फिर यहाँ पे श्राइन बनाया गया 1818 में. लेकिन ये जो करंट न्यूज़ है वो लगभग बस 100 साल पुरानी है. ये इस जगह पे, इस श्राइन के पास एक मैसेकर हुआ था, एक तरह का दंगा हुआ था लगभग 100 साल पहले. उसकी हिस्ट्री ज़रा समझते हैं. तो उस मैसेकर की हिस्ट्री समझने के लिए हमें गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट समझना होगा. देखिए, 1920 से पहले तक जितने भी गुरुद्वाराज हुआ करते थे वहाँ पे इस तरह के महंत, जिनको हम लोग उदासीन सिख महंत कहते हैं, वो वहाँ पे कंट्रोल जमा करके रखते थे. जैसे आज भी आप देखते हैं कई सारे मंदिरों में पंडा लोगों का वहाँ पे कंट्रोल रहता है, वैसे ही गुरुद्वारों पे, लगभग हर एक गुरुद्वारों पे इस तरीके के उदासीन सिख महंत लोगों का कंट्रोल रहता था. वहाँ पे जो भी चढ़ावा चढ़ता था, जो भी इनकम होती थी गुरुद्वारे की, सब ये लोग अपने पर्सनल इनकम की तरह उसको ट्रीट करते थे. और ये लोग ऐसी एक्टिविटी भी करते थे गुरुद्वारा के प्रेमिसेस के अंदर जो सिखिज़म के अंदर अलाउड नहीं है. और हद तो तब हो गई जब इन्होंने, इन गुरुद्वारा के महंत लोगों ने जनरल डायर को एक तरह का सरोपा देखिए, सिख लोगों के अंदर एक काफ़ी पायोस, काफ़ी रेस्पेक्टफुल सिंबल माना जाता है. जैसे असम के अंदर जापी होता है, उसी तरीके से सिख के अंदर ये सरोपा होता है जो रिस्पेक्टफुल पर्सन्स को दिया जाता है. और ये महंत लोगों ने, उदासीन महंत लोगों ने जनरल डायर को ये सरोपा भेंट में दिया, गिफ्ट में दिया, एक तरह का टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दिखाया. एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग मैसेकर में जनरल डायर ने कितने सारे इंडियंस को मार डाला था. और ये सब इसलिए वो करते थे क्योंकि इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला हुआ था ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से ये लोग सारे गुरुद्वारों पे कंट्रोल जमा करके रहते थे. और सिख लोगों के अंदर जो भी नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट होते थे उसको ये महंत लोग दबा देते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. तो इस तरीके से ब्रिटिश लोगों के, आप समझिए तो ये लोग एक तरीके के वैनगार्ड बने हुए थे, ब्रिटिश रूल को प्रोटेक्ट करते थे इंडियंस ही, लेकिन ब्रिटिश रूल को प्रोटेक्ट करते थे. सिखों के अंदर, पंजाब हरियाणा के अंदर जो भी नेशनल मूवमेंट होता था इसको लोग सप्रेस कर देते थे, और उसके बदले में ब्रिटिशर्स इनको सपोर्ट करते थे. और ये लोग ब्रिटिश के जनरल डायर को इस तरीके का सरोपा भी ऑफर कर दिया.
तो ये सारे बैकग्राउंड्स हैं महंत लोगों की, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो बहुत करप्शन था गुरुद्वारा के मैनेजमेंट में जब तक वहाँ पे महंत लोग रूल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। फिर गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में और एक कमेटी बनाई गई श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये एक तरह की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। स्टार्टिंग में कैसा हुआ कि सिख लोगों ने मिलकर के आपस में ही कुछ लोगों को इलेक्ट करके बना दिया, चुन दिया, एक कमेटी बना दी और कहा कि आज से ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अब सारे गुरुद्वारों का मैनेजमेंट देखेगी, ये महंत लोग नहीं देखेंगे। और इस तरीके से महंत लोगों का कंट्रोल छीन लिया गया। उस टाइम में इसको इनफॉर्मल तरीके से लॉन्च किया गया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को। बाद में 1925 में एक कानून ला करके श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लीगल स्टेटस भी दे दिया गया, लेकिन उस टाइम में इसको खाली इनफॉर्मल तरीके से लॉन्च किया गया। कुछ सिख लोगों ने मिलकर के, मान लीजिए कि एक हमारे एरिया के आसपास सिख का गुरुद्वारा है, तो इस एरिया के लोगों ने मिलकर के, सिख लोगों ने मिलकर के कमेटी बना दी जिसका नाम रख दिया श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उसको काम दे दिया कि भाई इस गुरुद्वारे को आप संभालिए। तो इस तरीके से शुरू हुआ महंत लोगों को हटाना और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कंट्रोल। और इसी को कहते हैं हम लोग अकाली मूवमेंट इन पंजाब, हरियाणा एंड अदर एरियाज़, जहाँ पे गुरुद्वाराज के अंदर जो भी ईविल एक्टिविटी चल रही थी, जो भी इस तरीके की एक्टिविटी चल रही थी दैट वाज अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, उसको ख़त्म करने की जो अप्रोच थे उसको हम लोग कहते हैं अकाली मूवमेंट। अब हुआ क्या कि अकाली मूवमेंट करके और सिख लोगों ने तो अलग अलग गुरुद्वारे पे अपना कंट्रोल जमा लिया, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कंट्रोल बना दिया और महंत लोगों को हटा दिया। लेकिन एकाएक से ऑन 21 फरवरी 1921 यानी कि एग्जैक्टली 100 साल पहले, कल 21 फरवरी है और इस कारण से कल इस इवेंट के 100 साल पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली 100 साल पहले इस ननकाना साहिब श्राइन पे महंत लोगों ने अटैक कर दिया और एकाएक से अटैक होने के कारण 130 इस तरीके के अकाली सिख मारे गए। तो फिर से देखिए हिस्ट्री क्या है। ननकाना साहिब, वहाँ पे श्री गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 में। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे इस तरह का श्राइन बनवा दिया 1819 में व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम बैटल ऑफ मुल्तान। लेकिन बाद में हर जगह पे महंत का कंट्रोल हो गया था, हर एक इस तरह के गुरुद्वारे पे इंक्लूडिंग दिस गुरुद्वारा, यहाँ पे महंत का कंट्रोल हो गया था। और इस महंत लोगों को हटाने के लिए अकाली मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन अकालीस के अगेंस्ट एक तरह का मसाकर किया महंत ने और इस कारण से 130 अकालीस मारे गए। के इस वायलेंस के 100 साल पूरे हो गए जिस कारण से ये इवेंट न्यूज़ में आया है। अभी अकाली और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में क्या रिलेशन है वो भी समझ लेते हैं। देखिए अकाली मूवमेंट तो गुरुद्वारा के अंदर जो करप्शन थे उनको ख़त्म करने के लिए शुरू हुए थे पंजाब वाले एरिया में। फिर ये मूवमेंट, जब अकाली मूवमेंट पंजाब वाले एरिया में चल रहा था उस टाइम में ऑल इंडिया लेवल पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, आपको तो पता ही होगा। तो जब ये अटैक हुआ ननकाना साहिब पे, उसके बाद श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक टीम बनाई, प्रोब टीम, जांच कमेटी बनाई और कमेटी को काम दिया गया कि वो इंक्वायरी करें कि कौन कौन से महंत इसमें शामिल हैं, उनको सज़ा दी जाए। उस प्रोब टीम में महात्मा गांधी को भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप भी इसका हिस्सा बने। महात्मा गांधी उस टाइम तक इंडिया के काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर बन चुके थे। तो गांधी जी ने उसके बदले में सिख लीडर्स को रिक्वेस्ट किया, अकाली लीडर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। वैसे भी ये जो महंत लोग थे इनको ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, तो आप भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करें। और इस तरीके से जो अकाली मूवमेंट था, जो गुरुद्वारा के अंदर करप्शन को हटाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्लोली इट बिकेम पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 6 मार्च 1921 को श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला लिया कि अकाली मूवमेंट विल मर्ज विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इसी कारण से इसको पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में अकाली एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम से जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था उस टाइम में जिसके बेसिस पे मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है, तो थोड़ा मैं हिंट्स दे देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाएँ। देखिए हुआ क्या था उस टाइम में, जब अकाली मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये जो सिख लीडर्स थे, अकाली लीडर्स थे, ये लोग
महंत लोगों से कंट्रोल मांग रहे थे कि भाई हमें सारे गुरुद्वारों का कंट्रोल दीजिए। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है तोसाक खाना गुरुद्वारे के अंदर। तोसाक खाना मतलब ट्रेजरी, जिसमें गुरुद्वारे के अंदर का सारा चढ़ावा चढ़ा करके रखा जाता है। तो वो तोसाक खाने की चाबी ये लोग महंत लोगों ने छुपा दी थी और ये लोग वो चाबी ही नहीं देते थे। इसी को फिर हुआ क्या कि महंत और अकालीस के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, जगह जगह पे वायलेंस हुआ। इसी इवेंट को हम लोग नाम से जानते हैं कीज अफेयर्स मूवमेंट या कीज अफेयर्स ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो अकालीस और महंत के बीच में लड़ाई हो रही थी जगह जगह पे अलग अलग गुरुद्वारे में, टू हैव कीज ऑफ तोसाक खाना, द ट्रेजरी ऑफ गुरुद्वारा, इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं कीज अफेयर ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ लिया गया था, कीज अफेयर during Indian national movement is related to which of the following? Of course, the answer will be B, Akali movement. The second article is taken from international segment. It is about corruption perception index. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. सबसे पहले देखते हैं कि करंट न्यूज़ क्या है। देखिए, इंडिया की रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन 2020 हैज़ स्लिप्ड टू 86th आउट ऑफ 180 कंट्री। सरल शब्दों में कहें तो दुनिया के टोटल 180 देशों में से जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जिनकी रैंकिंग है, उसमें से इंडिया 86th सबसे करप्ट कंट्री है। तो करप्शन में हम लोग 86th नंबर पे हैं। और पिछले साल हमारी रैंक थोड़ी बेहतर थी, वी वर 80th नंबर पे थे। देखिए, इसमें जो जितना ऊपर होगा, होता क्या है कि 0 से लेकर के 100 तक में स्कोर दी जाती है, और जो कंट्री जितना ऊपर होगा समझिए कि वहाँ पे करप्शन उतना कम है, जो जितना पीछे होगा समझिए कि वो कंट्री उतना ही करप्ट है। तो न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसे कंट्री जो हैं वो टॉप में आते हैं, यानी कि वहाँ पे करप्शन कम है, उनका स्कोर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कम रहता है, 0, 1, 2, 3 इसके आसपास रहता है। इंडिया के अंदर करप्शन ज़्यादा है। पिछले साल हमारी स्टेटस फिर भी रिलेटिवली ठीक थी, आउट ऑफ 180 कंट्रीज हमारी रैंक थी 80। इस साल हमारी रैंक आउट ऑफ 180 कंट्री स्लिप होकर के 86th हो गई है। मतलब हमारे देश के अंदर थोड़ी सी करप्शन बढ़ ही गई है, कम नहीं हुई है। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, दैट इज़ पब्लिश्ड बाय एन इंटरनेशनल एजेंसी जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके बारे में भी थोड़ा और समझ लेते हैं। इट इज़ एन इंटरनेशनल NGO दैट वाज फाउंडेड इन 1993 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन बर्लिन, जर्मनी। और इसका काम ही है कि पूरे दुनिया भर में करप्शन को फाइट किया जाए, और इस कारण से जो भी जगहों पे करप्शन ज़्यादा होता है उसकी ये रैंकिंग पब्लिश करता रहता है, ताकि दुनिया भर में पता चलता रहे कि कौन कौन सी जगहों पे कितना करप्शन है। ये जो एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। बोथ रिपोर्ट्स आर रिलेटेड विथ करप्शन। पहला तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो ये पब्लिश करता है उसका नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। तो दोनों ही करप्शन से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो ये एजेंसी पब्लिश करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर दिस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। The next article is again taken from international segment. It is about making peace with nature report. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. देखिए, करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उस रिपोर्ट का नाम है मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट देयर आर 3 इन्वायरमेंटल क्राइसिस दैट वर्ल्ड कंट्रीज आर फेसिंग टुगेदर। 3 मेजर क्राइसिस हैं जो हम फेस कर रहे हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है नेचर लॉस या इन्वायरमेंट के अंदर जो लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है जंगलों का, अलग अलग इन्वायरमेंट रिसोर्सेज का, उनका लॉस, तीसरा पॉल्यूशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर। दीज आर द 3 क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग टुगेदर, जिसको नाम दिया इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने प्लानिटरी इमरजेंसी। यूनाइटेड नेशन के इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरे दुनिया भर में 10 में से 9 लोग कम से कम ऐसे हैं जो पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं। और फिर इसी रिपोर्ट में सॉल्यूशन भी बताया गया है कि क्या क्या सॉल्यूशंस लिए जा सकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को काउंटर करने के लिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है नेट जीरो इमिशंस, कि भाई जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड या उससे ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग रिलीज़ करते हैं, उतना ग्रीन हाउस गैस हम सेक्वेस्टरेट भी कर पाएँ, उसको कहते हैं नेट जीरो इमिशन। कि ओवरऑल एक्स्ट्रा अब हम ग्रीन हाउस गैस इमिट ना करें, ताकि एक्स्ट्रा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण क्लाइमेट चेंज ना हो। देखिए, पेरिस क्लाइमेट डील में दुनिया की 126 कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया दैट दे विल एंश्योर नेट जीरो इमिशन, लेकिन यूनाइटेड नेशन के इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर।
प्रॉमिस तो सब लोगों ने कर दिया, ज़्यादातर लोगों ने कर दिया, लेकिन सब कौन कितना डिलीवर कर पाता है, दैट इज़ येट टू बी सीन। दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन दिया है दैट देयर शुड बी अ ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑफ $100 बिलियन दैट शुड बी स्पेशली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए, जब पेरिस क्लाइमेट डील साइन हो रही थी इन 2015 इन COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, तो वहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया था दैट दे विल क्रिएट अ सेपरेट फंड ऑफ $100 बिलियन एवरी ईयर बाय 2020, और इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा टू काउंटर और मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्रॉब्लम ये है कि 1 साल हो चुके हैं 2020 के आए हुए, 2020 ख़त्म भी हो गया, लेकिन ये जो प्रॉमिस किया था डेवलप कंट्रीज़ ने $100 बिलियन का फ़ंड बनाने का इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये फ़ंड अभी तक बना नहीं है। यूनाइटेड नेशन के इस रिपोर्ट में, मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट में कहा गया है कि ये फ़ंड को जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्टॉप फाइनेंसिंग फॉसिल फ्यूल्स, जो भी इस तरह के पॉल्यूटिंग फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको अब किसी भी सरकार को फाइनेंस नहीं करना चाहिए। मतलब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दीजिए ही मत, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाइए ही मत फ्यूचर में जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता हो। आप नेचुरल CNG को प्रमोट करें, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें, बट डोंट प्रमोट फॉसिल फ्यूल्स, डोंट फाइनेंस फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी, हम इसका कॉन्सेप्ट कुछ दिनों पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैकाथन डिस्कस किया था ऑन सर्कुलर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, सर्कुलर इकोनॉमी वो होती है जिसमें प्रोडक्ट साइकिल में चलते रहते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसको वापस से रिसाइकल कर लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। और सर्कुलर इकोनॉमी से वेस्टेज कम होता है, नेचर को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कम होता है और पॉल्यूशन भी कम होता है। इस टॉपिक के बेसिस में हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about Go Electric campaign. This topic is important from our syllabus paper 4 environmental issues point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है वो पहले देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज लॉन्च्ड गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। आप देख सकते हैं गो इलेक्ट्रिक कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। अब ये गो इलेक्ट्रिक कैंपेन का पर्पस क्या है, नाम से ही ऑलमोस्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स को प्रमोट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा। अब ये नाम से ही काफ़ी इंट्यूटिव है इसका काम, लेकिन ये आर्टिकल को मैंने पिकअप किया है किसी और पर्पस के लिए, टू गिव यू सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन से फ़ायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग आवर इंपोर्ट डिपेंडेंस। अभी होगा क्या, होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्रूड ऑयल नेचुरली इतना ज़्यादा मिलता नहीं है, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके हम लोग पेट्रोल डीजल बनाते हैं ताकि हम अपने यहाँ के ऑटोमोबाइल के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो हमारी क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कम हो जाएगी, हमारी ओवरऑल डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट कम हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट रहेगा गो इलेक्ट्रिक कैंपेन का। वंस इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स आर प्रमोटेड, इंडिया की क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर डाटा आपको ध्यान से याद रखना चाहिए, इट कैन बी यूज्ड व्हाइल आंसर राइटिंग। इंडिया हर साल लगभग 8 लाख करोड़ खर्च करता है अकेला क्रूड ऑयल खरीदने में। जितना भी हम खर्च करते हैं इंपोर्ट करने के लिए, उसका लगभग 22% इंपोर्ट का पैसा तो हमारा सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल खरीदने में खर्च होता है। आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इंपोर्ट बिल फॉर इंडिया, और ऑप्शंस हो सकते हैं क्रूड ऑयल, गोल्ड, कोल, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट। आंसर विल बी क्रूड ऑयल, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से ये बाकी सबसे आगे है। 2 नंबर पे गोल्ड है और उसका देखिए वेटेज लगभग 6.4% है, और क्रूड ऑयल पे हम लगभग अपने टोटल इंपोर्ट का 22% अकेले क्रूड ऑयल पे खर्च करते हैं। और क्रूड ऑयल आपको पता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कॉज करता है, और ऊपर से हम उनको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो किसी भी एंगल से क्रूड ऑयल हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। वी शुड शिफ्ट टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और कल द डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस्ड नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इन सब तरह के अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को हमें ढूंढना ही होगा। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 422 to 424. Topic number 422 is about pygmy hog. They are about very small size pigs
छोटे छोटे पिग्स होते हैं, माउस के टाइप के, चूहे के टाइप के पिग्स होते हैं. देयर लेंथ्स आर अबाउट 55 to 71 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 to 30 सेंटीमीटर हाइट. They weigh about 6.6 to 11.8 kilogram. They are mammals. Their population is dwindling very fast, reducing very fast, and that is why they have been categorized as critically endangered in IUCN Red Data Book. और पूरे दुनिया भर में पिग्मी हॉग, इनकी 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन बस एक ही जगह पे है और वो है मानस टाइगर रिजर्व में, दैट इज़ इन असम. Please attempt this question based on topic number 422. Topic number 423 is about Eta Saponar Pon Kedi. I apologize for my mispronunciation of these Assamese words, but the important fact is that this is a book that has been written by Himanto Biswa Sarma साहब. हो सकता है कि आपसे ये आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि एक रिसेंट बुक है, हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई थी. इट वाज रिलीज ऑन 1 जनवरी 2021. हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि ये बुक किसने लिखी है. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. Topic number 424 is about Muga silk. Muga silk is a variety of wild silk that has got a geographical indication tag from Assam. It got GI tag in 2007. ऐसा माना जाता है कि 92% ऑफ वर्ल्ड्स एरी सिल्क एंड 99% ऑफ वर्ल्ड्स मुगा सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन असम. बट दिस इज़ स्लाइटली एग्जैजरेटेड फिगर. वैसे कई किताबों में लिखा रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं. लास्ट ईयर लगभग 160 मिलियन टन्स में से 140 मिलियन टन्स असम में प्रोड्यूस होते हैं. तो मोर देन 90% प्रोड्यूस होते हैं असम में, मोर और लेस. लेकिन 99% इज़ एग्जैजरेटेड, बट ये बुक में लिखा रहता है. एंड आई बिलीव कि आपसे इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है कि ऑफ टोटल मुगा सिल्क प्रोड्यूस्ड इन असम, तो ऑफ टोटल मुगा सिल्क प्रोड्यूस्ड इन अ वर्ल्ड असम प्रोड्यूसेस, और ऑप्शंस हो सकते हैं 99%. इन दैट केस यू शुड मार्क 99%. बुक्स में लिखा रहता है एंड मोर और लेस आप उसको सही मान करके करेक्ट कर भी सकते हैं. तो 99% आप ध्यान रखिए, दुनिया का लगभग मुगा सिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसका 99% आसाम में प्रोड्यूस होता है. ऐसा ट्रेडिशनल किताबों में लिखा रहता है और ऐसा सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है. बेहिचक आप 99% टिक कर देंगे एज राइट आंसर. This is the answer of question number 419 to 421 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विशाखा गाइडलाइंस इज रिलेटेड विथ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. एंड विच आर द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो मस्टर्ड? न्यूट्रल पीएच, रबी क्रॉप, मॉडरेट टेम्परेचर, बट रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग सोइंग सीजन. फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 to 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.